अनबैंक था, बैंक हुआ, बैंक वाला म्यूचुअल फंड वाला एआई और पीएमएस में ये एस्पिरेशनल इंडिया लगता है कि 2030 तक इंडिया पहुंच जाएगी, जबकि इतना इंफॉर्मेशन है, एसआईपी कैंपेन है। कहते हैं ना, डेटा आपको कन्विक्शन देगा, एक्सपीरियंस आपको कंफर्ट देगा। म्यूचुअल फंड सबसे ज्यादा रिटेल फोकस, स्ट्रेट जैकेट, सिंपलेस्ट, टैक्स एफिशिएंट। बेचने जाओ तो सस्ता बिकेगा, खरीदने जाओ तो महंगा मिलेगा। अभी तो पिक्चर बाकी है। सो हेलो फ्रेंड्स, आज हमारे साथ श्रीमंत शुक्ला सर है जो क्वांटम म्यूचुअल फंड के सीईओ हैं। 25 साल का इंडस्ट्री एक्सपीरियंस है। पहले बैंक में थे, के बाद वो एडलवाइज म्यूचुअल फंड पीएमएस एआईएफ में उन्होंने पूरा सेटअप किया। उसके बाद नोवामा वेल्थ में भी काम किया है। कॉर्पोरेट लेवल पे बहुत सारे क्लाइंट को भी मैनेज कर चुके हैं। तो आज हम बात करेंगे इंडिया में जो लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं, कहाँ गलती करते हैं, क्या करते हैं। तो पूरा उनका जर्नी देखेंगे और समझते हैं कि अगले 25 सालों में इंडिया में कैसी कैसी अपॉर्चुनिटी है। सो सर, वेलकम टू यू, नाइस टू मीट यू। प्लेजर सर, थैंक यू सर। आप 25 साल से इस इंडस्ट्री में आपने बहुत डिफरेंट जगहों पे काम किया है। नॉर्मली सब म्यूचुअल फंड में ही रहते हैं 25 सालों से, तो आपने तो वेल्थ पे भी काम किया है, पीएमएस एआईएफ में भी काम किया है, बैंक में भी काम किया है। तो सर, आपका जर्नी कैसा रहा और आपने पिछले 25 सालों में इंडिया के इन्वेस्टरों में क्या चेंज देखा है? तो मेरी जर्नी सर मिक्स बैग रही है। आपने बिल्कुल सही कहा कि मेरी शुरुआती दौर में मैं आईसीआईसीआई ग्रुप में रहा, आईसीआईसीआई लिमिटेड पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, फिर बैंक में मर्जर हो गया। तो बैंक में मैंने ब्रांच बैंकिंग और वेल्थ, तब जो जो उस फॉर्म का वेल्थ था वो देखा। उसके बाद 2006 में मैं मुंबई आ गया था। मुंबई में मैं जनरल इंश्योरेंस में रहा 6 साल में, रिलायंस जनरल इंश्योरेंस में रहा। उसके बाद फिर बैंक में गया 1.5 साल के लिए। उसके बाद मेरी जर्नी एसेट मैनेजमेंट की, जब मैं एडलवाइज ग्रुप में करीबन ऑलमोस्ट 10 साल रहा करीबन, जिसमें शुरुआती की 6 साल म्यूचुअल फंड पीएमएस एआईएफ डोमेस्टिकली देखा। फिर वेल्थ बिजनेस जो अब नोवामा हो गया, एडलवाइज वेल्थ होता था तब वो, उसमें एक बिजनेस यूनिट पूरी सेट की फ्रॉम जीरो, मिड मार्केट जिसे कहते हैं। और काफी हद तक मेरा B2C का भी रहा एक्सपीरियंस, क्योंकि खुद डिस्ट्रीब्यूटर और बैंक साइड में रहा हूँ। और उसके बाद कुछ समय मैं जेम में रहा तकरीबन 3 साल, और अब यहाँ पे मैंने वो लिया। तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। मेरा अपना खुद का अनुभव ये रहा है कि इन्वेस्टर जो भी निवेशक है, आज से 25 साल पुराना मैं जब अपना B2C का देखूं, तो मुझे लगता है कि इंफॉर्मेशन फ्लो काफी आ गया है। जो पहले बड़ी बहुत था, तो बड़ा सूचीबद्ध तरीके से बड़े शहरों में था। दिल्ली बम्बई के इन्वेस्टर की इंफॉर्मेशन और जानकारी ज्यादा थी, बशर्ते छोटे शहर, शायद आगरा, जयपुर या और नो डाउट या अब कोई छोटे शहर नहीं है, ये भी अपने आप में बड़े शहर है, बट मेट्रो सेंट्रिक ज्यादा इंफॉर्मेशन और अवेलेबिलिटी और एक्सप्लोरेशन था। अब इंटरनेट के कारण, प्लेटफॉर्म्स के कारण और ओवरऑल मेरे ख्याल से जागरूकता, जो इंडस्ट्री लेवल के म्यूचुअल फंड सही है टाइप के, और सेशन अब छोटे छोटे शहरों में भी होने लगे। इन्वेस्टर अवेयरनेस प्रोग्राम इन्वेस्टर अवेयरनेस प्रोग्राम है, इंडस्ट्री बॉडीज भी हैं, जैसे पीएमएस एआईएफ के भी अपने सेशंस होते हैं। कनेक्टिविटी देश की बढ़ गई है, सेशंस और अपग्रेडेशन ऑफ एयरपोर्ट के कारण भी, कनेक्टिविटी बढ़ने के कारण भी, मेरे ख्याल से आने जाने की सुविधाओं के कारण भी, मेरे ख्याल से एक्सप्लोरेशन अब सिर्फ यही नहीं रह गया है नॉलेज का, आपको हर जगह हर तरह के इन्वेस्टर मिलेंगे। तो जागरूकता काफी हद तक बढ़ी है, और जागरूकता बढ़ने के कारण फिर अगर आप भारत की ग्रोथ भी देखें, तो अब सीमित नहीं रह गई है सिर्फ बड़े 5, 8, 10 शहरों में। आपको अब एचएनआई बिलियनियर से लेके मिलियनियर छोटे छोटे शहर आपके शहर में मिल जाएंगे। तो वो देखते हुए पैसा भी है, तो पहली चीज है जागरूकता, मुझे पता होना चाहिए। दूसरा चीज है जागरूक हूं, लेकिन अगर पैसा नहीं है तो पैसा भी आए। तो अगर आप देखेंगे कि भारत के पिछले 10-12 साल की जर्नी, जो अनबैंक थे, जिन पे बैंक अकाउंट नहीं होते थे, भारत में कुछ 30-35 करोड़ बैंक अकाउंट थे 2013-14 में, आज 85-90 करोड़ है। तो जो अनबैंक जनता थी, जनधन अकाउंट के जरिए वो बैंकिंग में आ गई। बराबर। फाइनेंशियलाइजेशन का लेवल 1 स्टेप, बेसिक बैंकिंग, लेंडिंग, जो सेल्फ हेल्प ग्रुप होते हैं, माइक्रो फाइनेंस होता है, सेविंग बैंक होता है, रुपए कार्ड, ये सारी चीज। म्यूचुअल फंड आप अगर आज से 10 साल 15 साल पुराना देखे, 12 तो करोड़ 90 लाख करोड़ के आसपास थे, आज वो 5.5 करोड़ हो गए। फोलियो भले 5.5 25 करोड़ है, बट ये एसआईपी बुक बढ़ गई, एसआईपी बुक बढ़ गई है। मुझे याद है जब 31,000 है आज। मैं बता रहा हूँ ना, जब मैंने अपना करियर म्यूचुअल फंड का स्टार्ट किया था, मीन एसेट मैनेजमेंट साइड में, तब करीबन 2011-12 की बात है, करीबन 1100-1200 करोड़ की इंडस्ट्री की बुक थी। यस। आज वो 30 गुना बढ़ गई, महीने दर महीने। सिमिलरली एआईएफ पीएमएस, एआईएफ तो पैदा ही, यानी ऑफिशियली अगर अपन कहें कि एआईएफ के रेगुलेशन 2012 में आए थे, आज 13 साल हुए, इंडस्ट्री हैज ग्रोन लीप्स एंड बाउंड। तो अगर आप देखें तो हर तरह का व्यक्ति फाइनेंशियलाइजेशन की जर्नी में, जो अनबैंक था, बैंक हुआ, बैंक वाला म्यूचुअल फंड वाला एआईएफ और पीएमएस में तो एसआईएफ आ गया। अब एसआईएफ आ गया। तो अगर आप देखें तो हर क्लाइंट अपने एक लेवल के सोफिस्टिकेशन फाइनेंशियलाइजेशन में ऊपर है। तो ये बहुत बड़ा ट्रेंड चेंज है, और ये सर होता है। मैं आपको बताऊं मुकेश भाई, जब भारत की पर कैपिटा इनकम $400 होती थी, 300-400 डॉलर, जब आप $400-500 कमा रहे हो एज ए कंट्री, तो आपकी मूलभूत सुविधाओं पे आप ज्यादा ध्यान दोगे, दाल चावल सब्जी रोटी और घर गृहस्थी। उसके बाद जर्नी आती है आपकी $1000 की, जो अपन 2007, 8, 9, 10 से स्टार्ट होकर 12-13 तक गए। तब अगर आप देखो 2000 वाला दशक जो था, 2000 से 2010
तक वाला, उस समय बियॉन्ड बेसिक, पहला बेसिक हो गया दाल चावल रोटी छत, दूसरा हो गया बियॉन्ड बेसिक मोटरसाइकिल कूलर छोटे फोन, तो उनकी ग्रोथ रही थी और स्टॉक प्राइस ऑफ ऑटोमोटिव अगर आप देखो हो रही। तीसरा रहता है जिसमें अभी अपन निकल रहे हैं एस्पिरेशनल। अब आप आज की डेट में बात करें तो करीबन 2700 2800 या 2900 के आसपास की पर कैपिटा है, तो आपका पेट भरा है, बेसिक सुविधाएं हो गई, तब आप जाते हो एस्पिरेशन। आज आपको अगर एक मारुति खरीदनी है तो शायद आपकी वेटिंग लिस्ट कम होगी बशर्ते एक 20 लाख की एसयूवी लेने की। Yes. ये एस्पिरेशनल इंडिया है। चौथी जो जर्नी होती है जो यूजुअली कहते हैं $5000 $4-5,000 के आसपास आती है, तो अभी लगता है कि 2030 तक इंडिया पहुंच जाएगा। तो 140 करोड़ लोग और अगर आप मल्टीप्लाई कर ले उसे 5 से तो उतने की पर कैपिटा पे आपका आ जाएगा। तब मालूम है क्या होता है सर? तब आपका बिजनेस और हमारा बिजनेस में मेरे ख्याल से बहुत तेजी आएगी, क्योंकि जब पेट भर गया, बेसिक चीजें हो गई, एस्पिरेशन हो गई, तब आदमी सोचता है कि अपने भविष्य को सिक्योर किया जाए। तब कैपिटल मार्केट में इन्वेस्टमेंट और अदर थिंग्स, बॉन्ड, डेट, रियल एस्टेट, रीट्स, इन सब में पैसा काफी तेजी से आएगा। तो ये जनरल साइकोलॉजी रहेगी। जो हमसे बड़े पर कैपिटा में हायर इमर्जिंग मार्केट है या डेवलप मार्केट है, ये सेम पैटर्न दिखाएगी। तो ये मेरा 20 साल का लर्निंग रहा है। तो सर आज भी देखो सर, इन्वेस्टर तो बहुत आ रहे हैं सर, लेकिन आप सेबी एमपी का डेटा देखो, 89% एसआईपी 5 साल के पहले स्टॉप हो जाती है, जी। जबकि इतना इन्फॉर्मेशन है, एसआईपी कैंपेन है, पास्ट रिटर्न अच्छे हैं। तो सर पहले का इन्वेस्टर को भी आपने देखा है, अभी के भी देख रहे हो, तो ऐसा क्यों हो रहा है? सर 2-3 चीजें। एक चीज मुझे लगती है कि डिजिटल ऑनबोर्डिंग हैज बीन अ बून, हैज गिवन अ गुड नंबर ऑफ इन्वेस्टर कि आप क्लिक ऑफ माउस पे आप चाहे गुवाहाटी में बैठे हो, चाहे आप टीटीगुरिन में बैठे हो, या आप मंडी गोविंदगढ़ या आप आनंद में बैठे हो, कहीं से भी कर सकते हो। लेकिन उसका लॉप साइड ये है कि अल्टीमेटली हम है तो मनुष्य, वी आर सोशल एनिमल्स कहा जाता है। तो अगर इमोशन को जब कंट्रोल करना अगर वो नहीं हो रहा है, इसीलिए तो वो क्लिक ऑफ बटन पे उल्टा भी होता है, स्टॉप भी होती है। बट मुझे लगता है एक आप उस डेटा को एक दूसरे ढंग से भी अगर देखें कि पहले जो एसआईपी होती थी यूजुअली परपेचुअल कम रहती थी पुराने टाइम पे, मैं बता रहा हूँ पहले दशक की 2000 से लेके 2010-12 तक की, यूजुअली 5 साल आदमी बहुत लंबा सोचता था। अब आप देखें तो परपेचुअल या 40 साल जो भी अब नैच मैंडेट में आता है, लोग अब लंबी अवधि की करने लगे। यस, इसमें होता है कि अगर मार्केट करेक्ट होता है तो 3 से 5 साल, लेकिन ये धीमे धीमे कहते हैं लॉग चेंज होगा। अगर 1 से 3 साल, 3 से 5 साल, आज से 10 साल पहले 3 साल एंड अबव एब्सोल्यूट टर्म में कितनी थी, आज उससे कई ज्यादा होगी। मेरा ऐसा अनुभव है, मेरा कैलकुलेशन है, रफ कैलकुलेशन, तो ये नंबर बढ़ेगा। बट ओवरऑल क्योंकि डिनोमिनेटर में इतनी ज्यादा आती है और वो बंद होती है, तो वो धीमे 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 हर व्यक्ति का एक अपना एक्सपीरियंस जैसे जैसे बढ़िया हो जाएगा। कहते हैं ना, डेटा आपको कन्विक्शन देगा, एक्सपीरियंस आपको कंफर्ट देगा। तो एक्सपीरियंस जैसे जैसे बढ़ेगा, आप देखेंगे ये लंबे अवधि धीरे धीरे आएगी। और अच्छा है कि कुछ करेक्शन मार्केट की इस टाइप की चीजें आपके जो कहते हैं ना फ्रॉथ इन द मार्केट को कम करते हैं। बट लोग फिर रियलाइज करेंगे कि जिन्होंने बंद किया मार्केट चला कि यार बंद नहीं कर। रियलाइजेशन भी जरूरी है। एक तरफा मार्केट रहता तो कई बार वो नहीं समझ आता। तो सर आप म्यूचुअल फंड तो बहुत हो चुका है, बहुत कैंपेन हो चुके हैं, आज म्यूचुअल फंड हर कोई जानता है। पिछले 5 से 7 साल में देखोगे सर तो पीएमएस और एआईएफ का ग्रोथ जबरदस्त हो रहा है। बहुत सारी कंपनीज आ रही है, बहुत सारे नए नए प्रोडक्ट आ रहे हैं, इवन रियल एस्टेट में रेट्स आ रही है। अभी सेबी ने एक नया प्रोडक्ट लॉन्च किया है, एसआईएफ स्पेशलाइज्ड इन्वेस्टमेंट फंड, जिसमें आप पोर्टफोलियो हेजिंग कर सकते हो। तो सर म्यूचुअल फंड के अलावा आप 3 प्रोडक्ट को कैसे देखते हो और अगले 10 साल में ये प्रोडक्ट मतलब कहाँ देख सकते हो? तो देखिए अगर अपन बात करें तो पीएमएस, क्योंकि एज ए सीईओ हो सर, तो आपको पता होगा कि कहाँ फोकस करना है, कौन सी कैटेगरी में ज्यादा पैसा आएगा। आज हर एक एचएनआई चाहता है कि उनका एआईएफ में इन्वेस्टमेंट हो, क्योंकि मिनिमम टिकट साइज 1 करोड़ है। तो 2 चीजें सर, पीएमएस काफी समय से, अगर आपको याद हो पीएमएस पहले 5 लाख का होता था, फिर 10 हुआ, फिर 25 हुआ, 50 हो गया। 50 हुआ, फिर 2012 में 1996 में शायद 97-98 के टाइम वेंचर कैपिटलिस्टिक था, जो बाद में रीमॉडल्ड हुआ 2012 में अंडर एआईएफ। उसको कैटेगरी 1 में डाल दिया, कैटेगरी 2 कैटेगरी 3 फंड आए। नो डाउट 15 लाख 16 लाख करोड़ के आसपास, या अब तो मैंने लेटेस्ट डेटा नहीं देखा, मुझे लास्ट 15 लाख तो पता है कि एआईएफ की ग्रोथ रही है। पीएमएस की ग्रोथ उतनी नहीं है जितनी एआईएफ की हुई, क्योंकि पीएमएस में कहूंगा कि अगर अपन बात करें तीनों एसेट मैनेजमेंट के प्लेटफॉर्म है, चौथा एसआईएफ भी आ रहा है। म्यूचुअल फंड सबसे ज्यादा रिटेल फोकस, स्ट्रेट जैकेट, सिंपलेस्ट, टैक्स एफिशिएंट है। फिर पीएमएस है 50 लाख। कुछ चीजें आप जो म्यूचुअल फंड में नहीं कर सकते हो पीएमएस में कर सकते हो। कंसंट्रेट बैट हो गई कि म्यूचुअल फंड में आप 10% से ज्यादा किसी भी स्टॉक में नहीं ले सकता फंड मैनेजर, पीएमएस में कर सकते हो। उससे बड़ा जो कहते हैं कैनवास प्ले एआईएफ में है। एआईएफ में आप लॉन्ग शॉर्ट कर सकते हो, प्राइवेट इक्विटी कर सकते हो, प्राइवेट डेट कर सकते हो, रियल एस्टेट फाइनेंसिंग, ऑल दोस थिंग। तो अगर आप देखें तीनों प्लेटफॉर्म है, तो रेगुलेटर ने टिकट साइज को एक बड़ा अच्छा सोफिस्टिकेशन का वो रखा है कि सिंपल प्लेन वनीला क्लाइंट के लिए विद अ वाइड वैरायटी म्यूचुअल फंड। पीएमएस जो क्लाइंट कुछ पर्सनलाइज सर्विस चाहती है, एडवाइजरी भी है, डिस्क्रिशनरी भी है, नॉन डिस्क्रिशनरी, 3 तरह के पीएमएस है। उसके बाद आपके एआईएफ
AIF होगा डिपेंडिंग ऑन कैटेगरी 1 2 3 यस 1 करोड़। SIF मेरे ख्याल से कुछ हद तक AIF की कुछ स्ट्रेटजी बट रिस्ट्रिक्टेड फॉर्म में, जैसे AIF में आप 200% तक लिवरेज अलाउड है, यस इसमें आपका कैपिंग है, कैपिंग इसमें आप 1 करोड़ की जगह 10 लाख कर सकते हैं। तो जो क्लाइंट म्यूचुअल फंड्स को बेसिक समझ के अपना कोर पोर्टफोलियो बना चुके हैं और थोड़ा डिफरेंशिएटेड, थोड़ा क्या कहना चाहिए, रिस्क एडजस्टेड में या स्लाइटली डिफरेंशिएटेड रिटर्न के लिए कुछ टेस्ट करना चाहे, आज उनको अपनी कैपिटल का 1 करोड़ न डाल के 10 लाख भी, तो ये सेक्टर भी ग्रो होगा। हो सकता है थोड़ा बहुत कैनिबलाइजेशन हो, AIF वाले क्लाइंट इधर जाएं, बट AIF अभी भी अपनी एक महत्ता रखेगा, क्योंकि जो चीजें AIF में अलाउड है वो मेरे ख्याल से अभी भी SIF में उतनी अलाउड नहीं है, कुछ पार्ट ही दिया है। तो मुझे ऐसा लगता है द वे इंडिया इज ग्रोइंग द पर कैपिटा विल ग्रो, सभी चैनल बड़े हैं। म्यूचुअल फंड में भी अभी ग्रोथ बहुत है। अगर अपन बात करें लेट्स से 140 करोड़ भारतीयों में, अभी आपके पास यूनिक 5.5 करोड़ ही है, तो अभी इसको भी ग्रो करना है। मेरे ख्याल से रेगुलेटर की भी बहुत फोकस, अभी तो पिक्चर बाकी है। बहुत बड़ी बाकी है। 70 में शायद 2 ही अभी गई है पिक्चर। तो मेरे ख्याल से म्यूचुअल फंड की ग्रोथ कोर रहेगी। उसके अलावा HNI और MNIs में आप देखेंगे इस टाइप के रीट्स, आपने जैसे कहा, जैसे भारत का एग्जांपल है, एज अ कंट्री वी लव गोल्ड एंड रियल एस्टेट फिजिकल। पुराना डेटा देखें तो करीबन 60-65% ये दो एसेट्स में प्राइमरली था, जो धीमे धीमे कम हो रहा है। लेकिन अब बढ़िया चीज है कि रियल एस्टेट में आप यूजुअली लेते हो कि भाई छूने को मिल जाएगा और किराया मिल जाएगा, लेकिन प्रॉब्लम ये होती है कि उसमें आपको पैसा बहुत ज्यादा डालना पड़ता है। अगर आज मुंबई जैसे शहर में आप कहीं कमर्शियल स्ट्रीट में कोई दुकान भी लेंगे तो आपको 70-80-90 लाख से लेकर 2-2.5 करोड़ तक जाती है। अब वो हर एक की कैपेसिटी नहीं है। उसी का फॉर्म आ गया रीट्स। रीट्स क्या है? बेसिकली रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। अभी कमर्शियल और SME के लिए भी आया। कमर्शियल वायबल यानी आप सिर्फ कमर्शियल एस्टेट में डाल सकते हो, रियल एस्टेट में, ना कि राइट नाउ रेसिडेंशियल में। आपको वहां पे 6.5-7% की यील्ड मिल जाती है, रेंटल यील्ड। कैपिटल एप्रिसिएशन होता है, उसका अलग बेनिफिट मिलता है, और अभी तक उसमें टैक्स एफिशिएंसी भी है रियल एस्टेट की, जो आपकी रेंटल यील्ड पार्ट है, प्लस कैपिटल एप्रिसिएशन हो रहा है। और आपके किराएदार कौन है? वर्ल्ड के कई ग्लोबल कंपनीज है, अल्फाबेट से लेके अदर, तो वो भी प्रॉब्लम नहीं। प्लस 5-7% का एस्केलेशन ऑफ रेंटल आपको ऑलरेडी बिल्ट इन रहता है। अब आदमी चाहे तो 2 लाख रुपए, 1.5 लाख रुपए डाल के भी वो चीज का बेनिफिट ले सकता है जो उसे पहले 1 करोड़ खर्च करके करना है। और फाइनेंशियल एसेट है, रियल एस्टेट में आपकी ट्रांजैक्शन की बड़ी दिक्कत है, रेजिस्टेंस रहता है, बुक करो, रजिस्ट्रेशन कॉस्ट, फिर बेचा वो करना, बेचने जाओ तो सस्ता बिकेगा, खरीदने जाओ तो महंगा मिलेगा। यहाँ पे आप एक्सचेंज पे देख सकते हो। तो अगर आप देखेंगे सारे एसेट क्लास में ग्रोथ बहुत अच्छी आ रही है, और रेगुलेटरी फ्रेमवर्क एक आपको कंफर्ट भी देता है कि भाई से भी रेगुलेटेड प्रोडक्ट है या इंश्योरेंस रेगुलेटेड, फाइनेंशियल एसेट की ये बड़ी अच्छी खूबी है, और ये तेजी से ग्रो करेगा। तो इन्वेस्टर के लिए रीट्स एक नया इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है। जो लोग रियल एस्टेट में फिजिकल इन्वेस्टमेंट करते हैं उनके लिए वो लोग रीट्स में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। वहाँ ट्रांसपेरेंसी है और एक अच्छी अपॉर्चुनिटी। शेयर और म्यूचुअल फंड की तरह आप बाय एंड सेल कर सकते हो, सिंपल, और छोटे डिनोमिनेशन में, और रेगुलेटेड प्रोडक्ट। तो सर हम जब बात करते हैं कि 1995 से म्यूचुअल फंड इंडिया में है, 30 साल हो गए, बहुत सारी स्कीम को हो गए। अगर आप 10,000 की SIP का भी रिटर्न देखोगे तो 36 लाख का इन्वेस्टमेंट का वैल्यू आज 15, 20, 25 करोड़ हो चुका है। तो सर क्या अगले 25 सालों में, ज्यादातर इन्वेस्टर यही पूछते हैं, सर ये तो पास्ट है, क्या फ्यूचर में ऐसा रिटर्न मिलेगा नहीं मिलेगा? हम तो 12% भी कंपाउंडेड करेंगे, क्योंकि PPF में लोग 15 साल के बाद भी 5 साल एक्सटेंड करते और 5 साल एक्सटेंड करते, 25 साल तक कंपाउंडेड करते हैं 8% को। तो हम 12-15% भी कंपाउंड करेंगे, बहुत पैसा बनेगा। लेकिन इन्वेस्टर को आज ऐसा डाउट लग रहा है, फील है, वो लंबा सोच नहीं पाते हैं कि क्या आज मैं 2026 में SIP करूंगा तो 2050 में मुझे पास्ट में जो रिटर्न मिला है उससे भी थोड़ा कम भी क्या मिल सकता है, जो हम अमृत काल की बातें करते हैं? नहीं, देखिए सर, 2 चीजें। अपन एक चीज कहते हैं बेस इफेक्ट। अगर अपन भारतीय अर्थव्यवस्था को देखें, अल्टीमेटली मार्केट, अगर कुछ मार्केट हटा दें चाइना वगैरह, तो यूजुअली मार्केट अगर ट्रांसपेरेंट है, इकोनॉमी ट्रांसपेरेंट है, तो आपकी GDP का रिफ्लेक्शन यूजुअली आपके मार्केट्स में दिखता है, क्योंकि वहां पर वो कंपनियां लिस्टेड है, प्रतिभूतियां वही लिस्टेड है जो कि आपके देश की GDP में कहीं ना कहीं योगदान कर रही है। तो ब्रॉडली ये लॉन्ग टर्म में इंडिया का कोरिलेटेड। अगर अपन देखें भारत की क्षमता एज ए GDP 6.5 से लेकर 7-7.5% के बीच रही है, तो ये हुई आपकी रियल GDP ग्रोथ, राइट। इसमें आप 3.5-4% की, पुराने टाइम में ज्यादा होती थी इन्फ्लेशन, तो आप जोड़ दे तो आप बेसिकली 10-11% ग्रो किए। अब भारत जैसी अर्थव्यवस्था, भारत जैसा विस्तृत बड़ा देश जिसमें अलग अलग प्रकार के डेवलपमेंट स्टेट बैठे हुए 10-11% से अगर ग्रो करते हैं, और मैं सोचता हूँ कि इन्फ्लेशन आगे जाके कम होगी, क्योंकि किसी भी बड़ी अर्थव्यवस्था को जब तेजी से ग्रो करना पड़ता है तो ब्याज दरें यूजुअली, कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम होती है, और उसके कारण आपकी ग्रोथ अच्छी रहती है। दैट्स अ वन टूल। तो अगर आप मान के चले, लेट्स से अपनी 3.5-4% रहती है ब्याज इन्फ्लेशन की दर, और 6.5-7% से ग्रो करते हैं, तो 10-11% की आपकी पूरी भारत, जिसमें अलग अलग प्रकार के प्रदेश, इंडस्ट्री है, वो ग्रो कर रहे हैं।
रहे हैं। तो भारत की जो सबसे बढ़िया कंपनी है, जो लिस्टेड कंपनी है, जो बड़ी कंपनी है, मेरे ख्याल से उनमें थोड़ी कैपिटल एफिशिएंसी ज्यादा होगी, तो शायद वो 1-1.5% से ऊपर ग्रो करेंगी। बट हाँ, जो 18% 15% के रिटर्न म्यूचुअल फंड के अपने पुराने देखते हैं, शायद उस टाइप की थॉट ना रखें, एक्सपेक्टेशन अपनी रखें 10-12% फेयर। अच्छा, ये भी कोई एक लीनियर लाइन नहीं रही, हो सकता है 3 साल बिल्कुल बैठा रहे, फिर सडनली एकदम जंप, जो अभी हो रहा है। और दूसरा आप उठा के देखिए, दोनों लॉन्ग टर्म में ट्रेंड बिल्कुल सेम है, जीडीपी ग्रोथ के और मार्केट के रिटर्न के, लेकिन शॉर्ट पीरियड में देखेंगे तो बहुत ज्यादा डाइवर्स है कि जीडीपी जब अच्छी चल रही हो सकता है मार्केट खराब चल रहा है, मार्केट बहुत अच्छा चल रहा है, जीडीपी बहुत अच्छी नहीं कर रही है। अभी पिछले साल 12-15 महीने से ही हो रहा है, अपना जीडीपी डेटा बहुत अच्छा है, अच्छा, मार्केट मैक्रो रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा है। इन्फ्लेशन कम है, ब्याज दरें कंट्रोल है, मैक्रो स्टेबल है, सरकार स्टेबल है, ऑल थिंग आर गुड, बट ईपीएस ग्रोथ क्योंकि अभी लैगार्ड है। तो यूजुअली ये टेंडम में, लॉन्ग टर्म में इन टेंडम होते हैं, शॉर्ट क्योंकि फाइनली ये दोनों साथ में ही जाते लॉन्ग टर्म में आपको सेम मिलेगा। तो ब्रॉडली थंब रूल ये मान के चलिए, आपके देश की ग्रोथ प्लस उसमें इन्फ्लेशन 1-1.5% ऊपर नीचे आपका रहेगा, डिपेंडिंग ऑन कब क्लाइंट आएगा। साइकिल है सर, अपन सोचते हैं हमेशा मार्केट मॉडल चले, लेकिन उसका मार्केट साइकिल है, नहीं तो मार्केट लाइन कहते हैं ना। तो ये एक मेरे ख्याल से सभी निवेशकों को ध्यान रखने वाली बात है। और लॉन्ग टर्म में इंडिया में पोटेंशियल है, अभी अपनी कंट्री में डेमोग्राफी, इंफ्रा, ग्रोथ, कैपिटल, हमारे देश में कैपिटल कम होती थी, आज की डेट में कई चीजों में भी कॉम्पीट, आई वाज रीडिंग समवेयर की कई चीजों में 12-13 कुछ ऐसे डेटा पॉइंट है जहाँ पे हम नंबर 1 चल रहे हैं। अपना ई कॉमर्स, और ये इतने जॉब क्रिएट कर रहे हैं, यूनिकॉर्न्स हमारे इतने हो रहे हैं, स्टार्टअप हो रहे हैं, तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी तब्दीली है, एनर्जी बहुत है इस देश में भी। तो अच्छा पैसा बन सकता है अगले लॉन्ग टर्म में अच्छा, मैं बहुत अच्छा नहीं कहूंगा, लेकिन एक अच्छा पैसा नॉर्मल एसेट अदर एसेट क्लास को बीट कर सकता है, सिंपल। और उसमें भी मैं कहूंगा थोड़ा एसेट एलोकेशन का इंपॉर्टेंट है, क्योंकि निवेशक कई बार घबरा जाता है, 4 साल अगर मार्केट का रिटर्न नहीं आया तो आदमी कहेगा भाई इसको राइट ऑफ कर दो। यस यस तो मेरा हमेशा सजेशन होगा, और वो बड़ी अजीब सी प्रॉब्लम है कि मार्केट या म्यूचुअल फंड को लोग सिर्फ इक्विटी समझते हैं। देयर आर मल्टी एसेट फंड जो आपके इक्विटी में भी डालते हैं, डेट में भी डालते हैं, गोल्ड में भी डालते हैं। देयर आर बैलेंस एडवांटेज फंड, देयर आर इक्विटी हाइब्रिड, लाइक इक्विटी सेविंग फंड। तो वेरियस प्रकार के प्रोडक्ट है। अगर एसेट एलोकेशन एडवाइजर लेवल या डिस्ट्रीब्यूटर लेवल पे हो रहा, दैट इज गुड इनफ। नहीं तो इस टाइप की यूनिक जो कहते हैं ना प्लेन वनीला सिंपल प्रोडक्ट, टैक्स एफिशिएंट वे में आप कर सकते हो। आज अगर आप गोल्ड लेते हो उस पर टैक्स लगेगा, डेट लेते हो उस पर टैक्स लगता है, आप इस प्रोडक्ट में लोगे तो 2 साल के बाद आपको टैक्सेशन 12.5% इक्विटी लेवल, तो वो भी बेनिफिट है म्यूचुअल फंड। तो मेरे ख्याल से वो भी एक अच्छा तरीका है अगर आपको झटके नहीं चाहिए, एसेट एलोकेशन तो उधर प्ले में। तो सर सिंपल मैसेज है कि इंडिया ग्रोथ स्टोरी चलने वाली है। लास्ट मैसेज जो सर ने बोला कि जब इन्वेस्टर पैसा इन्वेस्टमेंट करता है तो एसेट एलोकेशन देखिए, मतलब जो शॉर्ट टर्म का पैसा है जिसमें लेस वोलेटिलिटी चाहिए, तो आप एसेट एलोकेशन, मल्टी एसेट एलोकेशन फंड जिसमें इक्विटी गोल्ड सब आ जाता है, इवन 100% गोल्ड सेविंग फंड है। लॉन्ग टर्म के लिए अबव 5 to 7 ईयर आप फ्लेक्सी मल्टी स्मॉल एंड मिड कैप कर सकते हो। तो मतलब आप कैसे इन्वेस्टर हो, आप कितनी वोलेटिलिटी देख सकते हो, उस हिसाब से आप पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो। जितनी एग्रेसिव एसेट क्लास रहेगी वो लॉन्ग टर्म में अच्छा रिटर्न देगी, लेकिन उस एसेट क्लास में इन्वेस्टर अर्ली एग्जिट हो जाते हैं। तो अगर आप लो रिस्क वाले इन्वेस्टर हो, वोलेटिलिटी कम देखना चाहते हो, तो आप मल्टी एसेट फंड देख सकते हो, गोल्ड सेविंग फंड देख सकते हो, हाइब्रिड फंड देख सकते हो, इवन ऐसा ऐप देख सकते हो जहां हेजिंग के थ्रू आप डाउन साइड प्रोटेक्शन कर सकते हैं। एक और चीज बोलना चाहूंगा, एक बड़ा अच्छा किसी ने मुझे किस्सा समझाया था, डिस्टेंस। अगर आपको आनंद में अपने घर से बाजार तक जाना है या चौराहे तक जाना है, तो शायद आप साइकिल या टू व्हीलर लेके जाए। यस यस साइकिल से गिरेंगे तो चोट कम लगेगी, है ना, रिस्क कम है। लेकिन अगर आपको आनंद से अहमदाबाद जाना है तो आप कार लेके जाएंगे, कार का एक्सीडेंट साइकिल से भारी पड़ेगा। हाँ लेकिन अगर आपको आनंद से दिल्ली जाना है तो हवाई जहाज लेना है। Yes. हवाई जहाज में सीवियरिटी सबसे ज्यादा होगी अगर गिरा, बट आपके गोल के हिसाब से भी आपको अपना व्हीकल चूज करना है। शॉर्टर पीरियड जो भी आपने कहा कि अगर कम समय अवधि के लिए डालना है, घर के बगल में दुकान तक जाना है, तो जहाँ आप साइकिल लेंगे, रिस्क कम है, धीमे चलेगी। लेकिन अगर आपको लंबी दूरी तय करनी है, बड़ा गोल बनाना है, थोड़ी रिस्क लेनी पड़ेगी, बट स्मूदन आउट हो जाती है। मेरा ये किसी ने बड़ा अच्छा एग्जांपल दिया। तो सर का सिंपल मैसेज है, लॉन्ग टर्म जाना है तो आप एग्रेसिव एसेट क्लास में जा सकते हो, शॉर्टर पीरियड में जाना है तो आप कंजर्वेटिव एसेट क्लास में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। तो सर थैंक यू वेरी मच, नाइस टू मीटिंग यू फॉर योर वैल्यूएबल इनसाइट। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। थैंक यू।